मेरा नाम राज है। हम लोग एक छोटे से शहर में रहते थे। मेरी माँ और पिताजी इस दुनिया में नहीं थे। मैं जब 10 साल का था, जब वे दोनों एक कार एक्सीडेंट में मारे गए। मैं अपने ताऊजी और ताऊजी के साथ रहता था। उन्होंने ही मुझे आगे बड़ा किया। उनके अपने कोई बच्चे नहीं थे। अब मेरी बड़ी माँ भी इस दुनिया में नहीं रही और उसको जान से मारने वाला भी मेरा अपना बड़ा ताऊ था। मेरे बड़े पिता ने उसे जान से यूं ही तो नहीं मारा था, लेकिन उसकी ज़िंदगी नर्क कर दी थी, क्योंकि वह हर वक्त उसको अपने कमरे से बाहर ही नहीं जाने देते थे, जिसकी वजह से मेरी बड़ी माँ इस दुनिया से चली गई और मेरे बड़े पापा को एक अजीब सी बीमारी हो गई जिसका कोई इलाज नहीं था और इसके बारे में किसी को भी पता नहीं था। अब हर टाइम बस मेरे बड़े पापा जी बिस्तर पर पड़े रहते। 2 कदम भी उनसे चला नहीं जाता था। वह मुश्किल से उठकर बाहर वॉशरूम तक जाते और फिर आकर बिस्तर पर पड़ जाते। खाना खाते तो उनको हजम नहीं होता और हर टाइम बुखार और ज़ुकाम तो उनको लगा ही रहता था। इस शहर के सारे डॉक्टर को दिखाया था, सब ये कह देते ये ठीक हैं, इनको कुछ नहीं हुआ है। फिर मैंने एक वैद्य जी को दिखाया, लेकिन ये बात अपनी जगह सही थी कि वह वैद्य जी बहुत ही अच्छा इलाज करते थे और बहुत दूर दूर से लोग आते थे उनसे इलाज कराने के लिए, लेकिन फिर भी सबकी तबीयत अच्छी चल रही थी। इसका मतलब कि वे वैद्य झूठा नहीं था। वह मेरे ताऊजी के बहुत अच्छे दोस्त भी थे और कभी कभी घर भी आते थे मेरे ताऊजी को चेक करने के लिए। उसको मैंने कहा कि मैं बहुत परेशान हूँ, ताऊजी की हालत दिन पर दिन ख़राब होती जा रही है। उनसे कहा कि मेरे पास एक तरकीब है, तुम शादी कर लो, तुम्हारे ताऊजी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मैंने कहा कि ये कैसी बात है कि मैं शादी कर लूँ तो मेरे ताऊजी ठीक हो जाएंगे। उसने कहा कि देखो, जिस घर में औरत नहीं होती है उस घर के मर्द इसी तरह बीमार रहते हैं। इस घर में औरत आ जाएगी, घर को साफ रखेगी तो घर में बीमारी नहीं होगी, अच्छा खाना बनाएगी तो तुम लोगों के पेट भी ठीक रहेंगे और घर का खाना खाने से वैसे भी कभी कोई बीमार नहीं होता। बात तो उसकी ठीक थी। मेरी बड़ी माँ को इस दुनिया से गए हुए 5 साल हो गए थे और 3 साल से इस घर में किसी ने ठीक तरह से सफाई तक नहीं की थी। मेरे पास तो इतना वक्त नहीं होता था। मैं सुबह जाता तो रात को आता। काम तो मेरा ठीक था, लेकिन हमको रिश्ता कौन देगा, क्योंकि सारे मोहल्ले ने मेरी बड़ी माँ की चीखें हर दूसरे दिन सुनी थी। मेरे ताऊजी उस पर जुल्म करते थे और हाथ भी उठाते थे और उससे अपनी ज़रूरत पूरी करने में एक दिन की भी छुट्टी नहीं करते थे। यहाँ तक कि जब मेरी बड़ी माँ मर गई, सारे कॉलोनी को ये बात पता थी, इसीलिए जो भी रिश्ता आता कोई ना कोई उनके आगे ये बात पहुँचा ही देता और इस तरह किसी ने भी हमें रिश्ता नहीं दिया। 1-2 घरों से उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया। फिर एक ऐसे घर से रिश्ता लेने के बारे में सोचा गया जिनकी बेटी घर बैठी बूढ़ी हो रही थी, जबकि मैं उस लड़की से शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भी उन्होंने भी मना कर दिया और मैं हैरान रह गया कि वह अपनी बेटी से तंग हैं, क्योंकि उनकी बेटी का रिश्ता नहीं होता, जो कि बहुत ज़्यादा मोटी है, लेकिन उन्होंने भी मुझे रिश्ता देने से मना कर दिया। मैं भी कोई हीरो जैसा तो नहीं लगता था, लेकिन मैं अपने ताऊजी जैसा इंसान तो नहीं था और सब यही समझते थे कि ये भी अपने ताऊजी जैसा ही है, क्योंकि मुझे ताऊजी और ताईजी ने ही पाल पोस कर बड़ा किया था। मेरे मम्मी पापा तो मुझे छोटा सा छोड़कर ही जा चुके थे, इसलिए सब यही सोचते थे ये भी अपनी पत्नी के साथ वह यही व्यवहार करेगा, ये भी अपनी पत्नी पर हाथ उठाएगा और उसकी जान ले लेगा। ताऊजी बीमार थे, इसलिए मैं उन्हें कुछ कहता नहीं था, लेकिन उनकी वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी थी और अभी और भी बर्बाद होनी थी। मुझे कोई भी रिश्ता देने के लिए तैयार नहीं था। एक दोस्त को ये सब कुछ बताया तो उसने कहा कि इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो दूर दराज इलाके से आए हैं, अपनी बेटियाँ देते हैं और कुछ पैसे लेते हैं। मैं हैरान हुआ कि वे अपनी बेटियों को बेचते हैं। उसने कहा कि बेचते नहीं हैं, बस उनका ये रिवाज है, उनको कुछ पैसे मिल जाएंगे, तुम्हें लड़की मिल जाएगी। मैंने कहा लड़की तो ठीक होगी। उसने कहा कि लड़की बिल्कुल ठीक होगी यार, उनकी 8 से 10 लड़कियां होती हैं, तो इसलिए वे इस तरह करते हैं। दहेज वगैरह दे नहीं सकते, तुम्हारे साथ शादी करवाएंगे लड़की की और लड़की बिल्कुल ठीक होगी, ये तो तुम्हें पता चल जाएगा। तुम कोई छोटे बच्चे तो नहीं हो ना। मैंने कहा कि ऐसी बात तो शादी की पहली रात ही पता चल जाती है। मैं वाकई छोटा बच्चा नहीं हूँ, मेरी उम्र 25 साल होने वाली है। दोस्त ने कहा कि 1-2 बार मुझे कोशिश करने दो, मैं भी कोई गलत काम नहीं करना चाहता था।
किसी की बेटी को खरीदना गलत काम ही था मेरे लिए, जबकि मैं इससे शादी करता। लेकिन फिर भी ये बात कुछ हजम नहीं हो रही थी। लेकिन जब मुझे हर तरफ से जवाब मिल गया तो मैंने अपने दोस्त को कह दिया कि मुझे तुम्हारी बात मंजूर है, तुम उन लोगों से बात कर लो और फिर मुझे बता दो। उसने सारी बात कर ली, मुझे 2-4 लड़कियों की तस्वीर दिखाई, जिसमें से मुझे एक लड़की पसंद आ गई। वह बहुत मासूम और प्यारी थी और उसकी उम्र सिर्फ 18 साल थी। मैंने कहा कि छोटी नहीं है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इतनी उम्र की लड़कियां हैं सारी, जबकि बाकी 2 लड़कियों की उम्र 13 साल थी। इसलिए मैंने उसको चुन लिया। मैं किसी बहुत ज़्यादा छोटी लड़की से शादी नहीं करना चाहता था, जबकि ये बात अपनी जगह बिल्कुल सही है कि मर्द हमेशा कम उम्र औरत से ही शादी करना चाहता है। लेकिन मुझे ऐसी लड़की भी नहीं चाहिए थी जो इतनी कम उम्र हो कि उसे किसी बात का पता ही ना हो, क्योंकि यहाँ पर उसे पूरा घर भी संभालना था, एक मरीज की देखभाल भी करनी थी, यानी कि मेरे बड़े पापा की। इसलिए मैंने 18 साल की लड़की को चुन लिया, जिसका नाम काजल था। वह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। लड़कियां तो सारी ही खूबसूरत थी वैसे। खैर, उन्होंने मुझे एक दिन दिया और कहा कि तुम आकर शादी की रस्म कर लेना और लड़की को साथ ले जाना। इससे पहले लड़की के लिए कुछ चीज़ें लेनी थी, जिसके लिए मैंने 20,000 रुपये दिए और ये लड़की मुझे 2 लाख में मिल गई थी। ये पैसे मैंने उधार लिए थे, लेकिन मैं वापस कर देता क्योंकि मुझे उस साल बोनस मिलने वाला था। मेरा काम इतना बुरा नहीं था, हमारा इतना ज़्यादा खर्चा भी नहीं था। घर अपना था और घर में सिर्फ 2 ही लोग थे। ताऊजी की दवाइयों पर पैसे लगते थे, लेकिन ऊपर वाला कोई ना कोई रास्ता निकाल ही देता है। मेरी उसके साथ शादी हो गई और मैंने उनको कहा कि मैं इससे शादी करके लेकर जा रहा हूँ, बाकी आप लोग जो मर्जी समझें। उन्होंने कहा कि जब हम किसी के साथ लड़की भेज देते हैं तो फिर उसके साथ कोई रिश्ता वगैरह नहीं रखते, ज़्यादा आना जाना नहीं करते। मैंने कहा कि मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, अगर आप आना जाना करें भी तो अगर आपका उसका दिल करेगा आपसे मिलने के लिए तो मैं इसको भी भेज दिया करूँगा। शादी की पहली रात काजल ने मुझे कहा कि मुझे कुछ वक्त चाहिए क्योंकि ये सब कुछ अचानक हुआ है। मैंने उससे कहा कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें जितना चाहिए वक्त ले लो। उसने कहा कि मैं आपसे कभी भी ये बात नहीं करती क्योंकि मुझे कहा गया था कि आप जो कहें मैं वही करूं, लेकिन मैंने देखा है कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, इसलिए मैंने ये बात कर दी। मैंने उसे कहा कि मुझे नहीं पता कि मैं अच्छा इंसान हूँ या नहीं, मैं किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता। जब तुम्हारा दिल करे तो मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें ज़बरदस्ती अपने करीब नहीं करूँगा। बाकी इस घर की जिम्मेदारी का तुम्हें पहले ही पता है। मैंने तुम्हारे माँ बाप से भी कहा था, उन्होंने कहा था कि तुम काम में बहुत तेज़ हो, बस घर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, क्योंकि मुझे बहुत काम करने होते हैं। कभी कभी उनको खाना खिलाने के लिए आता हूँ तो मेरा बहुत नुकसान होता है। उसने कहा कि आप बिल्कुल फ़िक्र ना करें, मैं सब कुछ संभाल लूँगी। और अगले ही दिन में वाकई उसने सब कुछ संभाल ही लिया था। वह बहुत अच्छे तरीके से घर को संभाल रही थी और खाना भी बहुत अच्छा बना रही थी। मुझे किसी बात की कोई जल्दी नहीं। मैं उन लोगों में से नहीं था जो शादी सिर्फ एक काम करने के लिए ही करते हैं। वह मेरी पत्नी थी, उसने कहीं भागकर तो नहीं चले जाना था। लेकिन एक दिन जब मैं घर आया तो काजल एक कोने में बैठी थी। मैंने उसको आवाज़ दी, लेकिन उसने मेरी आवाज़ नहीं सुनी। जब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा तो वह बुरी तरह डर गई। मैंने कहा कि क्या बात है, क्यों डर गई हो? तो उसने कहा कि नहीं, मैं अभी अपने ख्वाबों में डूबी हुई थी, मुझे वह काफ़ी परेशान लग रही थी। मैंने कहा कि बात क्या है? उसने कहा कि मेरी तबीयत ख़राब है। मैंने कहा कि आओ तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाता हूँ, लेकिन वह डॉक्टर का नाम सुनकर भी डरने लगी। डॉक्टर वही था जिसका मैंने पहले बताया था। हम उसको डॉक्टर ही कहते थे, जबकि वह सिर्फ देसी जड़ी बूटियों का वैद्य था। उसने कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे साथ लड़कियों वाला मसला है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, ये तो सबके साथ होता है, तुम अपना ख्याल रखो। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता दो, अगर शर्म आ रही है तो कागज़ पर लिख कर दे दो, मैं तुम्हारे लिए ले आऊँगा। उसने कहा कि ठीक है। दिन इसी तरह गुजरने लगे। अब मुझे मेरी पत्नी के करीब की तरफ होने लगी थी, क्योंकि वह मेरी पत्नी थी, वह मुझे बहुत अच्छी लगती थी। हमारी शादी को 1 हफ्ता हुआ था। एक दिन मैं घर आया तो सामने का मंजर देखकर मैं हैरान रह गया। मेरे ताऊजी कमरे से बाहर खड़े थे। जाहिर है कि वह खुद ही चल कर आए थे, लेकिन वो तो कमरे से बाहर तक नहीं आते थे और अभी भी वह इधर ही
फिर रहे थे। मैंने कहा कि आप ठीक हैं? तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, ऊपर वाले का धन्यवाद है, पिछले आधे घंटे से वॉक कर रहा हूँ। मैं हैरान रह गया कि मेरे ताऊ वॉक कर रहे हैं, जो कहते थे कि मैं तो 2 कदम भी नहीं चलूँगा। जबकि वैद्य ने भी यही कहा था कि अगर वह वॉक करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। मुझे बड़ी खुशी हुई। उसने कहा कि तुम्हारी पत्नी मेरा इतना ख्याल रखती है कि देखो मैं धीरे धीरे ठीक हो रहा हूँ। बल्कि वह धीरे धीरे नहीं, वह तो बहुत तेज़ ठीक हो रहे थे। वह हफ्ता 10 दिन में ही उठ खड़े हुए, अपने काम भी सारे खुद से करने लगे। और एक दिन घर आया तो पत्नी ने कहा कि वह घर पर नहीं है। मैं घबरा गया कि कहीं रास्ते में बेहोश ना हुए पड़े हों। जोश जोश में निकल तो गए हैं, लेकिन कोई पता नहीं, इसलिए मैं भी उनके पीछे चला गया। मैंने देखा वह मोहल्ले के चौराहे पर खड़े थे और अपने दोस्तों के साथ बैठे बातें कर रहे थे। मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने कहा कि वैद्य ने ठीक कहा था, घर में औरत आती है तो सब कुछ ठीक हो जाता है। मेरी पत्नी ने मेरी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक कर दिया था। वह मेरे पास आने से पता नहीं क्यों घबरा रही थी। एक रात तो उसने साफ मना कर दिया। मैंने कहा कि तुमने मुझसे वक्त मांगा था, मैंने तुम्हें दे दिया, और इस बात को 1 महीना हो गया। देखो, आदमी इसलिए शादी करता है, और ये कोई ऐसी अनोखी बात नहीं है। सारी दुनिया में यही होता है, शादी का मतलब यही होता है। और अब तो मैं ये चाहता हूँ कि इस घर में एक प्यारा सा मेहमान आ जाए, ताकि इस घर में आबादी बढ़े और रौनक आ जाए। मैंने अपनी पत्नी को वही कहा जो मेरे दिल में था, लेकिन मेरी पत्नी ने मुझे करीब आने से मना कर दिया और कहा कि मुझे माफ़ कर दें। मैंने कहा कि तुम मुझसे माफ़ी क्यों मांग रही हो? क्योंकि तुम मेरे करीब नहीं आ रही हो, तो मैं भी तुम्हारे करीब आ जाऊंगा। इसमें माफ़ी मांगने की ज़रूरत है? उसने कहा कि मैं इसलिए माफ़ी नहीं मांग रही हूँ, बस आप मुझे माफ़ कर दीजिए। उसने ये कहा और बुरी तरह रोना शुरू कर दिया। मैंने कहा कि ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी वैसे करो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई रोए, मुझे अच्छा नहीं लगता। वैसे भी हर आदमी के अंदर एक खूबी होती है कि जब वह किसी औरत को रोते हुए देखता है तो उससे बर्दाश्त नहीं होता और वह कोशिश करता है कि उसका मसला हल करे। मैं तो किसी पराई औरत को भी मुश्किल में नहीं देख सकता। यह तो मेरी अपनी पत्नी है, और अगर इसे मेरी वजह से दुख पहुंच रहा था तो मैं इसे दुख नहीं देना चाहता था। धीरे धीरे मेरे ताऊ तो घोड़े की तरह खड़े हो गए। ऐसा लगता था कि वह मुझसे भी ज़्यादा जवान है। उनकी शक्ल भी ठीक हो गई और सेहत भी। उसका दोस्त वही वैद्य घर पर आया हुआ था। दोनों बैठकर हंस रहे थे, किलकारियाँ मार रहे थे, हंसकर बातें कर रहे थे, और मैं हैरान था कि मेरे ताऊ जी इतनी जल्दी ठीक हो गए। अगर यही इनका हल था तो उनकी सेहत के लिए मुझे पहले ही शादी कर लेनी चाहिए थी। लेकिन दूसरी तरफ पत्नी के हाथों बड़ा ही परेशान था। मैंने वैद्य जी से बात की कि मैंने कहा कि आप तो बड़े ही तजुर्बेकार हैं, मेरी पत्नी मेरे करीब क्यों नहीं आती है? मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। उन्होंने कहा कि देखो, वह कम उम्र है और ऊपर से दूर दराज इलाके से आई है। वहाँ की औरतों को बाहर निकलने नहीं देते। उनके घर में तो कोई टीवी वगैरह भी नहीं होता। उसे किसी बात का पता नहीं है। तुम उसे कुछ दिन उसके हाल पर छोड़ दो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मैंने ये बात अपने दोस्त से भी कही तो उसने कहा कि तुम अपनी पत्नी को हनीमून पर ले जाओ। मैंने कहा कि अब कैसे हनीमून पर ले जाऊं? अब तो हमारी शादी को काफ़ी दिन हो चुके हैं। उसने कहा कि ज़्यादा दिन होने से क्या होता है, बस तुम उसे हनीमून पर ले जाओ। वह अच्छे इलाके में जाएगी, अच्छे नज़ारे देखेगी, वहाँ पर तुम्हारे सिवा कोई भी नहीं होगा, उसे घर के कामों की भी टेंशन नहीं होगी, तो उसका मूड बेहतर हो जाएगा। मैंने कहा ताऊ जी का क्या करूँगा? तो उसने कहा कि मेरे घर छोड़ जाना। मेरे घर में मेरे बाबा भी हैं, मेरी माँ भी है, वह 3-4 दिन के लिए तो ख्याल रख लेंगी। मेरा दोस्त इतना अच्छा था, मेरे लिए इतना कुछ करने को तैयार था। मैंने सोच लिया कि मैं अपनी पत्नी को हनीमून पर ज़रूर ले जाऊंगा। शायद मेरे दोस्त की बात ठीक है। हनीमून पर शायद इसलिए जाया जाता है कि लड़का लड़की एक दूसरे को अच्छी तरीके से समझ लें और उसके आसपास भी कोई ना हो, सिर्फ वे दोनों ही हों, तो फिर एक दूसरे पर ही ध्यान दिया जाता है। जब मैंने ये बात घर में की तो मेरे ताऊ जी के कदमों तले से ज़मीन निकल गई। उन्होंने कहा कि नहीं, कोई भी नहीं जाएगा हनीमून पर। हमारे ख़ानदान में आज तक कोई हनीमून पर नहीं गया। दूसरे शहर की बात है, बेशरम लोग जाते हैं हनीमून पर। मैंने कहा कि इसमें कौन सी शर्म की बात है? अपनी पत्नी के साथ जा रहा हूँ, किसी और की पत्नी के साथ नहीं जा रहा। और वैसे भी तो कोई दूसरे शहर जाता है शॉपिंग करने या डॉक्टर को चेक कराने या सैर करने, तो अगर वह भी जाकर वहाँ हनीमून मनाएगा तो किसी को क्या पता चलता है।
मेरे मुंह से हनीमून शब्द निकल गया। मैं अपनी पत्नी को सैर पर ले जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे ताऊजी ने कहा कि बिल्कुल भी नहीं ले जाना है। मैं हैरान रह गया। जब अपनी पत्नी से बात की तो पत्नी ने भी साफ मना कर दिया। उसने कहा कि मुझे कहीं नहीं जाना, आप मुझे माफ़ कर दें। वह बार बार मुझसे माफ़ी मांगती थी, मेरे पास नहीं आती थी। मुझे समझ नहीं आता था कि हो क्या रहा है। कोई ना कोई चक्कर तो ज़रूर था। मेरे ताऊजी को क्या मसला था अगर मैं अपनी पत्नी को हनीमून पर ले जाता। जब से मेरी पत्नी आई थी, अब मेरे ताऊजी हर दिन जवान हो रहे थे और दूसरी तरफ मेरी पत्नी कमज़ोर हो रही थी और मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो रही थी। मुझे पता नहीं क्यों शक सा पड़ गया और मैंने अपने ताऊ के कमरे में कैमरा लगा दिया, जिसका कंट्रोल मैंने अपने फ़ोन पर कर लिया। कैमरा बहुत छोटा था, यह भी मैंने अपने एक दोस्त से ही ख़रीदा था। लेकिन अगले दिन मेरे ताऊजी अपने कमरे में सोए ही नहीं। इसके बाद मैं फिर से इंतज़ार में पड़ गया और 2-3 दिन बाद वह कमरे में जाकर सोई। मैं भी रात को सो गया। वैसे तो मुझे जागना चाहिए था, लेकिन मुझे बहुत ही बुरी तरह से नींद आ रही थी। लेकिन सुबह वह वीडियो मेरे फ़ोन में आ चुकी थी। मैंने वह वीडियो सेव कर ली और अपने ऑफिस चला गया और मैं वहीं बैठा था। जब वीडियो को ऑन करके देखा तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि उस वीडियो में जो हो रहा था मेरी समझ से बाहर था। मेरे हाथ पांव कांपने लगे। मेरा दिल किया कि ज़मीन फट जाए और मैं उसके अंदर समा जाऊं, क्योंकि कमरे में मेरा ताऊ मेरी पत्नी के साथ और वे दोनों इस तरह से एक दूसरे के साथ बर्ताव कर रहे थे जैसे शादी उनकी हुई है, मेरी नहीं। तभी मैं कहूँ कि मेरा ताऊ अचानक से जवान कैसे हो गया और मेरी पत्नी क्यों मेरे पास नहीं आती थी। मैं हैरान रह गया और घर आ गया। मैंने शोर मचा दिया। घर में पत्नी थी, पत्नी पर भी हाथ उठाया और ताऊ को भी कह दिया कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। उन्होंने कहा कि तुम ये सब क्या कह रहे हो, तो मैंने भी उनको वीडियो दिखा दी। मेरी पत्नी शर्म से पानी पानी हो गई। वह ज़मीन पर बैठकर रोने लगी। मैंने अपनी पत्नी को ही बातें सुनानी शुरू कर दी कि शादी तेरी मुझसे हुई है और तू मेरे ताऊजी के कमरे में क्या करने गई थी। लेकिन उसने मुझे रोक कर कहा, मैं तुम्हारे ताऊजी ने मुझे कहा था कि अगर तुम मेरे कमरे में नहीं आई तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा, तेरी टांगें तोड़कर तेरे सर के बाल कटवा कर तुझे गली में फेंक दूंगा। मेरा बेटा भी तुझे स्वीकार नहीं करेगा। मेरी पत्नी बहुत मासूम थी, कम उम्र थी। मेरे ताऊजी ने मेरी पत्नी को धमकाया था और इस सब के पीछे किसी और का नहीं बल्कि उस वैद्य का हाथ था, जिसने ये सलाह दी थी, क्योंकि उस वैद्य को तजुर्बे से अगर कोई भी बूढ़ा इंसान अचानक से बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है और उसकी ज़िंदगी में कोई कम उम्र लड़की आ जाती है तो उसकी बीमारी दूर हो जाती है। जबकि ये सब सिर्फ बेकार की बात थी, बहुत ही ज़्यादा बेकार की बात जो पुराने ज़माने से चली आ रही थी। और मेरे ताऊ से ना होता तो और किससे होता। उसने तो इसी चक्कर में मेरी बड़ी माँ को मार डाला था और अब मेरी पत्नी के पीछे पड़ गया था। तभी तो वह मेरे पास नहीं आती थी, क्योंकि उसे पता था कि वह मेरे ताऊ के हाथों यूज हो चुकी है और मैं भी उसके साथ संबंध बनाना चाहता था। और कल को पैदा होने वाली औलाद का ना जाने क्या होता, या तो वह मेरे ताऊ की औलाद होती या फिर मेरी पत्नी अगर बुरी होती तो फिर वह मुझे अपने करीब आने से रोकती नहीं। वह बेचारी मासूम थी। मैंने अपने ताऊ को बहुत बातें सुनाई और कहा कि आज के बाद आपके साथ कोई संबंध नहीं रखूँगा। आप अपने लिए खुद करें जो आपको करना है। वैसे भी आप ठीक हो गए हैं। मैंने वह घर छोड़ दिया और अपनी पत्नी को अपने साथ लेकर दिल्ली में रहने चला गया। मेरी पत्नी अभी भी मुझसे दूर भागती थी, लेकिन मैंने उसे कहा कि इसमें तुम्हारा कसूर नहीं है, मुझे माफ़ कर दो। ये सब कुछ मेरे पिता ने तुम्हारे साथ किया, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सका। मेरी पत्नी ठीक हो गई और 1 साल के बाद मुझे पता चला कि मेरे यहाँ बच्चा होने वाला है। अभी भी मेरी पत्नी रातों को डरती है। कभी कभी मैं उसके करीब जाता हूँ तो उसको लगता है कि मैं नहीं, मेरा ताऊ है, और वह बुरी तरह डर जाती है। लेकिन मैं उसका बहुत ख्याल रखता हूँ। उसे वापस कैसे भेज सकता था? उसको तो पहले ही उसके पिता ने बेचा हुआ था। अब मैं भी उसे वापस भेज देता तो वह कल को कहीं और बिक जाती। मैं ऐसा नहीं चाहता था। पहले ही मैं उसकी रक्षा नहीं कर पाया था, अब ऐसे कैसे उसको उसके हाल पर छोड़ देता। मैं बुरा इंसान नहीं था, इसलिए मैंने सोच लिया था कि मैं उसे माफ़ कर दूंगा। वैसे भी गलती उसकी नहीं, मेरे ताऊ की थी, और मैंने अपने ताऊ को कभी माफ़ नहीं किया।
मेरे ताऊ अक्सर मुझे चिट्ठी भिजवाते थे, कभी कभी फ़ोन भी करते थे। मैं बार बार नंबर बदलता रहता। मैंने उनसे कहा था कि मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जो आपने किया है वह माफ़ी के काबिल नहीं है। मेरी तरफ से आप ये एहसान समझे कि मैंने आपके बारे में ख़ानदान और कॉलोनी वालों को नहीं बताया, नहीं तो सारी कॉलोनी मिलकर आपको कॉलोनी से भी बाहर निकाल देती। आपको तो बहू बेटी की भी शर्म नहीं है। मेरी खामोशी को, अच्छाई को समझे और मुझसे दूर रहें। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।